नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मैं आपके साथ विशाल सिंह और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आज बात होने वाली है चाचा भतीजे के बीच में जो जंग चल रही, यानी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में। लेकिन इन सब के अलावा जो पार्टी के नेता हैं वो आखिर क्या कह रहे हैं अब दूसरे पार्टी के नेताओं को, यानी चाचा को, और इधर से भतीजे के ऊपर क्या कटाक्ष किया गया है, ये तमाम चीजें, या फिर क्या पॉलिटिकल स्टंट के तहत भतीजे को भी फंसाने की कोशिश की गई है, इन दोनों पहलुओं को लेकर बात होगी। लेकिन आज चर्चा में है जितेंद्र आह्वान। जितेंद्र आह्वान इस बात को लेकर चर्चा में है कि उन्होंने अजीत पवार को लेकर कुछ स्टेटमेंट पास किया है। वो क्या है, जरा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे दर्शकों की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब वो राज्य का चुनाव बन चुका है जहां पर अब एक दो पार्टियां नहीं बल्कि कई पार्टियां अब चुनावी मैदान में हैं। अब उनमें से एनसीपी की बात करें तो एनसीपी अब दो धड़ में बढ़ चुकी है, चाहे शिवसेना की बात करें तो शिवसेना भी अब दो धड़ में बढ़ चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जितेंद्र आह्वान जो शरद गुट के नेता हैं उन्होंने अब अजीत पवार को घेरने का काम किया। उन्होंने ये बोला कि जिस तरह से एनसीपी उन्होंने छीनी अपने चाचा की, अब उसको लेकर उन्होंने हमला बोला है। जितेंद्र आह्वान ने कहा कि अजीत पवार में अगर हिम्मत होती तो वो अपनी एक अलग पार्टी बनाते बगावत करने के बाद, वो ना कि अपने चाचा की पार्टी छीन लेते उनसे। नहीं, इस वक्त में इस बयान के पीछे का मकसद क्या निकाला जाए? चूंकि जब ये बात हुई थी, संबल की भी बात हुई थी, चाचा ने साफ कहा था कि जिसको जाना है पार्टी से वो जा सकता है। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं दोबारा पार्टी खड़ी कर सकता हूँ, ऐसा नेता तैयार करूंगा जो अगला शरद पवार होगा, महाराष्ट्र का नेता होगा। तो फिर जितेंद्र आह्वान को यह बयान देने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या वाकई में सिंबल को लेकर असर पड़ रहा है, या फिर उतनी जो मेहनत पार्टी को खड़ी करने में लग रहा है वो वाकई में शरद पवार गुट समझ रहा है कि बहुत संघर्षपूर्ण है इस वक्त, इस एज में? सिंबल को लेकर के जो आपने बात बोली है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कई सालों से एनसीपी का एक सिंबल था घड़ी, वो अब उनके हाथ में नहीं है, वो अब अजीत पवार के हाथ में है। लेकिन अब जो नया सिंबल मिला है, अब उसको बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए अब उनके जो पार्टी के नेता है उसको एक स्टैंड लेना होगा, या एक तरीके से कहे कि सिंपैथी वोट गेन करने के लिए उनको इस तरह के बयान देना बहुत होती है। गांवों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग जो गांव ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों को दरअसल नाम नहीं पता होता, लेकिन ये पता होता कि ये छाप है और इस पर जाकर ये पार्टी है, अगर इस पर दबाएंगे तो सीधे उस नेता को जाएगा। तो चूंकि घड़ी इतने सालों से लोगों के बीच में फेमस थे महाराष्ट्र में, क्या ये चुनौतियां वाकई में शरद पवार गुट फेस कर रहा है? शरद पवार गुट फेस कर रहा है, बिल्कुल ये सच है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इस पर भी ध्यान दें कि शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है और उनको अपने सिंबल को या फिर अपनी एक एनसीपी एसपी पार्टी जो है उनकी, उसको दोबारा से स्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ महीने पहले ही एनसीपी जो उनकी मेन पार्टी थी वो उनके हाथ से चली गई, लेकिन अब कुछ समय के बाद ये विधानसभा चुनाव है और इतनी जल्दी एक नई पार्टी और नए सिंबल को स्टैंड करना, जनता के बीच में पहुंचाना, वो थोड़ा एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन अब चुनाव आ चुके हैं, अब इसके कोई और विकल्प है नहीं उनके पास, तो यही है कि अब आपको अपने विरोधी को घेरने की कोशिश पवार गुट से कोई रिएक्शन है इस पर? अभी तक फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हाँ, अजीत पवार गुट कोशिश करेगा इस पर रिएक्शन देने की, बचाव करने का, कि हमने कोई बगावत नहीं की, हमने कोई पार्टी छीनी नहीं है, हमारे पास विधायकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हमें चुनाव आयोग ने हमें पार्टी सौंप दी है। अच्छा, बीच में ऐसी खबर आई थी कि अजीत पवार चूंकि जो गठबंधन में सरकार में थे उससे नाराज चल रहे हैं और वो सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर, चूंकि सीटें तो बढ़ गई, लेकिन ये जो खबर थी कि वो चाचा के साथ दोबारा हाथ मिला सकते हैं, ये लगता है। हालांकि उसके बाद 2-3 और घटनाक्रम हो चुका है कि दिवाली अलग मनाया गया है और एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी तक उतार दिए गए हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो चुनावों की जब तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था तो अजीत पवार मिलने भी गए थे शरद पवार से, तो उस समय ऐसी चर्चाएं बनी थी कि क्या एक बार फिर से भतीजे अपने चाचा के पास हाथ मिला सकते हैं। लेकिन अब चुनाव में 10 से 12 दिन 15 दिन का समय बचा है, ऐसे में अब ये कहना मुश्किल है कि वो अब चुनाव से पहले अपने चाचा के पास चले। पोस्ट अलायंस की बात अलग होती है, लेकिन अभी हम चुनाव से पहले की अगर हम बात करें तो शायद ये अभी कहना मुश्किल होगा कि वो अपने चाचा के पास फिर से जाएंगे। रही बात अगर महायुति की अगर हम बात करें, जैसा आपने खटास की बात करी, तो ये जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भी नजर आ रहा है, अजीत पवार गुट की तरफ से भी नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी नजर आ रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसकी वजह यह है कि अजीत पवार ने अभी हाल ही में अपने एक नेता नवाब मलिक को टिकट दे दिया, जिसके लिए बीजेपी बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही थी। और उसके बाद जब उन्होंने टिकट दे दिया, नॉमिनेशन का एक दिन बचा था और उस दौरान अजीत पवार ने इस तरीके से दांव खेला कि बीजेपी खुद झटका खा गई और बीजेपी के नेता ये कहने को मजबूर हो गए कि हम अब नवाब मलिक को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये कई मायनों में दिखता है कि जो ये तस्वीर अंदर की इतनी शांत नजर आ रही है वो इतनी शांत नहीं है।
कहीं ना कहीं खटपट और खटास महायुति में भी हलचल चल रही है। नहीं, वो तो मसला अलग है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में शिंदे गुट कहाँ जाता है, या फिर एक चुनौती ये भी कि शिंदे गुट और शिवसेना जो उद्धव गुट है, इन दोनों के बीच में वोट किसको ज्यादा मिलता है, क्या सिंपथी वोट इधर मिलता है, या फिर चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर जो शिंदे गुट ने काम किया है उसका फायदा उनको मिलता है, वो मसला अलग है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि पवार गुट, जो कि अभेद्य किला जिन इलाकों में इनकी पकड़ अब तक रही है उसको माना जाता था, क्या ये जो दो धड़े बने हैं इससे वाकई में ये कहा जाए कि वोटों का बंटवारा आपको अच्छा खासा होता दिख रहा है? बिल्कुल अच्छा खासा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वोटों का जो वोट बैंक का जो बिखराव होगा वो जरूर होगा। वो चाहे हम शिवसेना की बात करें, चाहे उद्धव गुट की बात करें, या शिंदे गुट की बात करें, या फिर एनसीपी में अजित पवार गुट की बात करें या शरद पवार गुट की बात करें, तो वोटों का बिखराव जरूर होगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि अब जो चुनाव के कम दिन रह गए हैं, जनता के बीच में कौन ज्यादा सिंपैथी बटोर सकता है। अब मुद्दा इस पर है कि क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम दिन बचा है, तो अब मेन है कि जनता को ये चीज समझाना कि किसने किससे बगावत करी। और अगर हम अजित पवार गुट की बात करें तो उनकी पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है जनता में कि हमने अपने विधायकों के साथ संख्या बनाई, पार्टी ली और हम काम करके दिखा रहे हैं, हम सरकार में हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन सवाल ये है कि अब जितेंद्र आव्हाड के बयान का मतलब क्या है? क्या ये फ्रस्ट्रेशन है या फिर ये कहा जाए कि सोची समझी रणनीति है? क्योंकि शरद पवार ऐसे नेता माने जाते हैं जो उनका हर एक कदम, हर बयान पार्टी की तरफ से या उनकी तरफ से होता है तो वो बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। और यही कारण है कि शरद पवार चाहे उम्र के लिहाज से देखा जाए इतने सक्रिय हैं, फिर भी उनका जो सम्मान है वो सभी पार्टियों के नेता करते हैं। और ऐसे में इस बयान से कुछ राजनीतिक खींचतान की आशंका दिख रही है, या फिर वोटों को साधने की, लोगों के बीच में यह मैसेज देने की कि भतीजे ने चाचा के साथ बगावत की है, धोखा किया है, और जो वोट अजीत पवार खेमे में है इस बयान के जरिए सिंपैथी के तौर पर वो चाचा की तरफ आए। इसके पीछे ये रणनीति है। तमाम पहलू हैं। हालांकि 20 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे, 20 नवंबर, बिल्कुल 20 नवंबर को जब वोट डाले जाएंगे तो उसके बाद समझ में आएगा कि समीकरण क्या कहता है, चाचा भारी या भतीजा भारी। धन्यवाद आप सभी का। बन रही है न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।